सानू झा और स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म में। मुद्दे खास विचार विभाग के तीसरे एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसे बगावतों का आप इसे समूह भी कह सकते हैं जो अध्यादेश लाया जाता है, और वो अध्यादेश इस महामारी के दौर में सरकार के द्वारा लाया जाता है। कब वो अध्यादेश राजनीति के परपंच में फंसते फंसते कब कानून बन जाता है और किसानों के लफ्ज से कहें तो काला कानून बन जाता है। आज हम किसान के इन 3 कानूनों के बारे में बातचीत करने के लिए आपके साथ सरोकार करने के लिए उपस्थित है अपने चैनल के इस एपिसोड मुद्दे खास विचार विभाग। 3 कानून सरकार के द्वारा लाया गया। इन तीनों कानून पे हम सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों को बताएंगे कि इतना बगावत क्यों हो रहा है इस देश में, क्यों किसान को तथाकथित राजनीतिक पंडित जो हैं वो कह रहे हैं कि ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, और एक तरफ जो देश का अहम हिस्सा है जनता का, वो किसान को सपोर्ट कर रहे हैं। कई दफा गृह मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कानून को देश की जनता को समझाने के लिए सरोकार भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या भी गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों भी गए और उसके बाद गुजरात का भी भ्रमण किया और वहां पे किसानों से भी मिले। लेकिन एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इन किसानों के पास न जाना हुआ और न ही गृह मंत्री इनके पास जाना फाख्ता समझा। अब ये बहरहाल जो मेरा टॉपिक है, ये 3 कानून। पहला कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी भंडारण कानून। दोस्तों, थोड़ा सा फ्लैशबैक में हम चलते हैं और 1955 में कृषि कानून आता है, और वो कृषि कानून का एक ही उद्देश्य होता है कि आप अनाज को भंडारण नहीं कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज को आप भंडारण करते हैं और जहां से वो चीज एक्सपोर्ट होता है वहां पे इस चीज की गिरावट होती है। यानी 1955 में एक कानून लाया गया था। इस देश में काला बाजारी बहुत दिनों से हो रही थी 1955 से पहले, और 1955 में कानून लाया गया कांग्रेस सरकार के द्वारा, और उस समय में प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल हुआ करते थे। उन्होंने एक कानून लाया और उस कानून में था कि आप अगर बृहद स्तर पर अनाज को पैदा करते हैं और उस अनाज को आप संचित करके नहीं रख सकते हैं बगैर वजह 2 सिचुएशन के अंदर। पहला सिचुएशन एक युद्ध के समय और एक आपदा के समय। लेकिन इस बार जो कानून लाया गया है और जो फर्स्ट कानून है, इस कानून में आप किसी भी खाद्य पदार्थ का भंडारण कर सकते हैं। इससे महंगाई बढ़ेगी। किसान का सबसे पहले यही मुद्दा है कि महंगाई इससे बढ़ जाएगी। अब क्यों नहीं बढ़ेगी, इसे जरा सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको समझाता हूं। अगर कोई व्यक्ति किसी अनाज को या किसी भी खाद्य पदार्थ को अपने संचय स्थान पर उसे संचित करके रखता है, और तब देश का हिस्सा, देश का जनता उस चीज को खरीदने के लिए उस व्यक्ति के पास जाता है। वो व्यक्ति बोलेगा कि हमारे पास इस चीज की आपूर्ति के लिए अभी हमारे पास खाद्यान्न है ही नहीं, यानी वो खाद्य पदार्थ है ही नहीं। तब देश का जनता बाजार में जाएंगे उस सामान को खरीदने के लिए, और बाजार में उस चीज की कमी हो जाएगी। जो ही कमी होगी, महंगाई ऊपर बढ़ेगा, और जब महंगाई ऊपर बढ़ेगा, संचित किया हुआ व्यक्ति जो उस अनाज को अपने गोदाम में भर के रखा है, जब उसे पता चलेगा कि मार्केट में इसका रेट ऊपर बढ़ा है, तो वो एक्सपोर्ट करना, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। यानी जैसे 100 रुपए किलो के दर से, 100 रुपए दर से अगर सरसों तेल बाजार में बिकता है, और वो व्यक्ति जब उसके पास ग्राहक जाएंगे, वो देगा नहीं। जब वही तेल 120 रुपए होगा, तो वो व्यक्ति अपना संचय, अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर देगा। अब वो सामान को सेलिंग करना शुरू कर देगा। तो पहला नियम यही है, जो कहीं ना कहीं लगता है कि ये विवादास्पद होना चाहिए, और जाहिर सी बात है। और अभी आपके सामने में किसान आंदोलन अपने जत्थे को लेकर के हर एक जगह पे जाकर के कूच करते हैं, लेकिन सत्तारूढ़ के द्वारा दिल्ली नहीं जाने दिया गया। अब किसान टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, यूपी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, तमाम बॉर्डरों पे जो है कूच को लेकर के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमाम जगह के किसान जो हैं वो जाकर के वहां पे कूच कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं।
और कुछ पत्रकारों के द्वारा लगातार वीडियोस वायरल हो रहे हैं और अच्छा वीडियो है जहाँ पे किसान पकौड़ी खाते हैं, जहाँ पे किसान चाय पीते हैं और जो सत्ताधारी जो पार्टी है उसी के कुछ जो आप नुमाइंदगी पेश करने वाले जो टीवी को रात पे टीवी पे आते हैं और वो कहते हैं कि बल्कि वरिष्ठ नेता भी कहे हैं इस सत्ताधारी पार्टी के कि वहां पे किसानों से फोटो लिया जाता है, किसान अच्छे भोजन करते हैं, बर्गर खाते हैं। जो किसान बर्गर पैदा करता है क्या वो बर्गर खा नहीं सकता? जो किसान और पढ़े लिखे किसान है वहां पे अगर जींस पैंट भी पहनते हैं तो कुछ लोगों को गुरेज होने लगता है। बहरहाल दूसरा जो मेरा टॉपिक है, जो दूसरा कानून है, उस कानून पे आते हैं। ये कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है। इस कानून को थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से मैं समझाता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी बड़ा कॉर्पोरेट्स यानी बड़ी बड़ी कंपनियां किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब तो ये किसान के लिए फायदे वाली बात है और जाहिर सी बात है अगर फायदे है तो अगर नुकसान है तो फायदे भी है। ऐसी बात नहीं है कि इस कानून में सारी की सारी नुकसाने भी हैं। हालांकि इससे पहले जो सरकार थी कांग्रेस की सरकार, उसने भी इस कानून को लाने के लिए मंजूरी दी थी, लेकिन सियासत का रंग इसे कहा जाता है, अब वो उसे विरोध करने के लिए उतर गए हैं। हालांकि इससे पहले जब राष्ट्रपति के पास जब कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं वो जब गए थे इस प्रस्ताव को लेकर के इसे सिरे से खारिज करना चाहिए, अभी वो अपने इटली में जाकर के अपने नानी से मिलने के लिए गए हैं। यहाँ पे किसान इतनी ठंडी में अपने सर को सेक रहे हैं शीत में और वो जाकर के वहां पे नानी से मिले हैं। तो यही राजनीति का प्रपंच है कि सत्ता अगर किसी नियम को लाती है तो विरोधी पार्टी का उसे विरोध करना उसका एक इसे आप मंसूबा भी कह सकते हैं। बहरहाल जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आप समझिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से होगा कि बड़े बड़े जितने भी कारपोरेट्स हैं, चाहे वो मूंगफली का कोई कारपोरेट्स हो, चाहे वो मक्का का कारपोरेट्स हो या फिर दाल का हो, तो ये सभी कारपोरेट्स आपस में रॉ मटेरियल लेते हैं और रॉ मटेरियल के बाद प्रोड्यूस करते हैं, यानी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं मार्केट में। वो रॉ मटेरियल कौन देता है? किसान देता है। अगर कुरकुरे कंपनी, अगर चिप्स कंपनी, अगर मूंगफली बनाने वाली भुजिया की कंपनी यानी बीकाजी भुजिया की कंपनी या फिर किसी भी बिस्कुट कंपनी को आप ले सकते हैं, तो उसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? ये किसान ही देते हैं। जाहिर सी बात है अनाज से बनता वो खाद्य पदार्थ होता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स किसान से करार करेंगे कि अगर मार्केट 25 रुपए दर से चावल प्रोड्यूस करती है तो मैं आपको 30 रुपए दर से चावल को खरीदूंगा और अपनी कंपनी में लेकर के चले जाऊंगा। तो किसान के लिए ये विन विन सिचुएशन हो गया। आप किसान बल्ले बल्ले करेंगे। लेकिन किसान यहाँ पे क्यों मुंह खा रहे हैं, ये अगर आप इस तरह से समझे, आप इसे कह सकते हैं या तो किसान भ्रमित है या फिर सरकार इसे भ्रमित कर रही है। लेकिन मैं इसे कह सकता हूं कि इसमें सरकार और किसान दोनों ही आपस में भ्रमित हैं। अब इस चीज को समझिए कि सरकार और किसान क्यों आपस में भ्रमित है। किसान का कहना है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर प्राइवेट कॉर्पोरेट के साथ हम हाथ मिलाते हैं तो क्या होगी, तो जिस मूल्य पर अगर 30 रुपए दर से वो कॉर्पोरेट्स यानी कुरकुरे कंपनी, चिप्स कंपनी किसान से कहती है कि 30 रुपए दर से अगर चावल उपजता है मार्केट में तो मैं आपको 35 रुपए दर से दूंगा। अब किसान मंडी भी नहीं जाएंगे। अब किसान के पास जो उपभोक्ता है वो चल के आएंगे, ट्रक में भरेंगे और चले जाएंगे। लेकिन किसान इससे खपा क्यों? अब बात आती है एमएसपी की, जो तीसरे कानून में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। गवर्नमेंट ने जब इस कानून को लाया तो गवर्नमेंट ने भी इसे स्वीकार किया। जब हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने किसानों से बातचीत नहीं किया। जब आप बीजेपी की सबसे बड़ी कमी होती है कि किसी भी तरह का अगर कानून लाती है तो उसे वो ना तो किसी से पूछती है। इसे आप लॉकडाउन से भी इसका जीता जागता उदाहरण आप ले सकते हैं कि ना तो वो किसी से पूछती है और ना ही उसे पूछने का थोड़ा सा भी मंसूबा होता है कि हम किसी से पूछें कि जिसके लिए हम कानून लेके आने वाले हैं वो लोगों पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो किसान सबसे पहले सरकार को किसान से पूछना चाहिए, जो किसान का जत्था है। अगर आप भारतीय किसान अगर कुछ लोग कहते हैं कि पंजाब के किसान ही क्यों इसमें प्रोटेस्ट में भाग लिए हैं, तो जरा सा
आंकड़े को उल्टा करके देखिएगा और उस आंकड़े से पता चल जाएगा कि कितने % किसान पंजाब और हरियाणा में रहते हैं। उसके बाद इस बात को करने के लिए आप सरोकार कीजिएगा। तो अगर गवर्नमेंट इस कानून को लाती है तो गवर्नमेंट को सबसे पहले किसान के जितने भी जत्थे हैं किसान से, यानी किसान का जो राज्य है, इसे बिहार राज्य भी है, यानी प्रमुख रूप से जो प्रोटेस्ट में अभी है पंजाब और हरियाणा, इससे यहाँ पे जाकर के सरकार को थोड़ा सा मुस्तैदी बरतनी चाहिए। थोड़ा सा ये संवेदनशील विषय भी है कि अगर आप किसी चीज के लिए कानून लाते हैं या देश के लिए भी कानून लाते हैं तो एक बार वार्तालाप होनी चाहिए, जो सरकार ने नहीं किया है और इसे सरकार ने एक्सेप्ट भी किया है। अमित शाह का कहना था कि हम अगर इस कानून को हम वापस तो खारिज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम संशोधन कर सकते हैं। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि कानून में जरूर कहीं ना कहीं कसर तो है, जिसके कारण किसान के आत्मा, यानी किसान जो किसानी करते हैं उसमें टीस देखा जा रहा है। तो इस चीज को समझिए कि सबसे पहले सरकार को लोगों से वार्तालाप करनी चाहिए कि ये कानून हम लेके आ रहे हैं, इसमें आपको कहां तक हानि है या आपको कहां तक इसमें लाभ सूझ रही है, जो में सरकार ने नहीं किया। अब प्राइवेट कंपनी अगर किसी गांव के साथ करार करती है, अब प्राइवेट कंपनी तो बड़ी कंपनी होगी, तो किसी एक दो किसान से तो वो कांटेक्ट करेगी नहीं, वो तो पूरे गांव को कांटेक्ट करेगी। यानी 100 एकड़ 80 एकड़ 100 एकड़ में वो किसानों का जत्था से वो क्या करेगी, संवाद करेगी। यानी किसानों से वो संवाद करेगी कि इतने रुपए दर से, अगर बाजार में 30 रुपए दर से अगर अनाज मिलता है तो मैं आपको 35 रुपए दर दूंगा, यानी 5 रुपए उससे अधिक दूंगा, 10 रुपए अधिक दूंगा, और आप हमारे लिए अनाज उगाएं। किसान के लिए ये अच्छी बात है, लेकिन किसान यहाँ पे इसलिए मुंह की खा रहे हैं कि किसान को लगता है कि ये तो प्राइवेट है, इसका तो अस्तित्व नहीं है कुछ। कल को अगर ऐसा हो कि ये मुकर करके हमें बोले कि नहीं 30 रुपए मार्केट में है तो मैं आपको 25 रुपए ही दूंगा, तो इसको करार कौन करेगा। तो सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कमी यहीं पे है। अब सरकार को लोगों से बातचीत करनी चाहिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इससे आप ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो प्राइवेट कंपनी के जो लोग आएंगे वो सीधे से सरकार किसान के साथ संवाद करने के बाद साइन मोहर कर लेंगे। इसका जवाबदेही कोई नहीं होगा कि किसान ने इसके साथ कांटेक्ट किया है। ये कांटेक्ट प्राइवेट में चले जाएगा, यानी प्राइवेट लोग आएंगे, कांटेक्ट करेंगे और चले जाएंगे। बाद में जब कटनी की बारी होगी तो किसान उसमें ट्रक में लाद देंगे और वो लेकर के चले जाएंगे। तो किसान का जो माजरा है वो यहीं पे फंस रहा है। अब इसमें गांव का मुखिया इंपॉर्टेंट रोल निभाता। अगर सरकार लोगों से बातचीत करती तो गांव का मुखिया इसीलिए यहाँ पे मुख्य भूमिका निभाता कि गांव के मुखिया के संपर्क में आकर के प्राइवेट कंपनी आती और उसके साथ लोगों के गांव के प्रधान जो मुखिया होते हैं उसके साथ कांटेक्ट कराती कि आपके गांव के 100 एकड़ में हम ये चीज बुआ रहे हैं, और बुआने के बाद अगर, और इसमें क्या होता, तो किसान के पक्ष में मुखिया होता और मुखिया क्या करता, तो अपने वोटरों को सुनता, ना तो वो किसी कंपनी को सुनता। अगर कंपनी दिवालिया या फिर किसी तरह से दगाबाजी करती है तो मुखिया वहां का पक्षधर होता और मुखिया किसान के पक्ष में जाता। अगर इस तरह का संवाद होता है तो सरकार का कहना है कि इस कानून में अगर इस तरह की गड़बड़ी होती है तो वहां पे अधिकारी हैं, जाहिर सी बात है जितने भी प्राइवेट कंपनी वाले होंगे वो घूस देंगे और सरकार प्राइवेट कंपनी घूस देंगे, और घूस देने के बाद जो अधिकारी हैं वो किसान के पक्ष में नहीं फैसला लेगा। वो जाहिर सी बात है पैसे देने के बाद वो प्राइवेट कंपनी के साथ उसके साथ वो पक्ष में फैसला देगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब इस कानून को पेश किया गया लोकसभा और राज्यसभा में तो शिरोमणि अकाली दल की जो हरसिमरत कौर बादल हैं वो उस समय में थी, लेकिन उन्हें लगा कि सरकार किसान तो इसे विरोध कर रहा है, तब उन्होंने जाकर के इस पद से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और 2012 में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था। 2012 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत की गई थी और इसमें छोटे पैमाने पे शुरुआत किया गया था, लेकिन इस बार जो मोदी सरकार के द्वारा जो ये कानून लाया गया, इस कानून में इसका क्षेत्र का जो है फैलाव कर दिया गया है। तीसरा कानून है कि कृषि उत्पादन और वाणिज्य। इस बिल के अनुसार किसान अपने फसल को मंडी से बाहर बेच सकते हैं, और एक आंकड़ा आप अगर लेते हैं तो 94% जो किसान है वो मंडी के बाहर ही अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं।
यानी अपने फसल को मंडी के बाहर ही वो क्या करते हैं, सेल करते हैं। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो होता है वो मात्र 6% किसान जो है वो मंडी में अपनी फसल को देती है। मंडी में बहुत बड़ा जो होता है वो परपंच चलता है। इस परपंच में बिचौलिए होते हैं और इस परपंच में जो FCI गोदाम के जो लोग होते हैं वो आपस में मिले हुए होते हैं। तो किसान का मतलब, किसान अगर फसल बोती है तो किसान का जो फसल का जो अधिकांश भाग होता है वो मंडी के बाहर ही बिकता है। अब एक संस्था है NSSO, ये संस्था इस देश की बेरोजगारी दर के साथ साथ किसान की समस्या को समझाता है। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद इस संस्था को सिरे से खारिज कर दिया गया है। यानी अब इस देश में ना तो बेरोजगारी का पैमाना डिक्लेयर करने की यह संस्था को रखी गई है और ना ही किसान की समस्या को समाज के सामने और सरकार के सामने सरोकार करने का जो माध्यम था, जो मीडियम था, उस मीडियम को सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया है। यानी 94% जो किसान है वो मंडी के बाहर ही अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। यानी बाजार समिति जो पटना में अभी भी है, यानी APMC, तो बाजार समिति में जाकर के या फिर मंडी से बाहर जाकर के वो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। अब इस बीच में बिचौलिए का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो सरकार कहती है कि इन तीनों कानून के आने के बाद बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, और अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें से शायद आधे दर्जन किसानों पे, बिचौलियों पे ईडी का हमला भी हो गया है, जो इस सरकार का फितरत है। अब आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के जो संजय राउत है उनके पत्नी पे भी ईडी का हमला हो गया है और उन्होंने तल्ख तेवर भी अपनाया है। बहरहाल जो किसान अपने फसल को आप क्या करेंगे, जल्दी से बेचने के लिए बिचौलिए के पास जाएंगे, और इस कानून में है कि बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, यानी बिचौलिए का कोई मतलब नहीं होगा। बिचौलिए किसान के राह से अलग हो जाएंगे। अब मेन जो फैक्टर है वो होता है MSP, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये MSP है क्या? अब इस MSP को थोड़ा सा सिलसिलेवार ढंग से समझिए कि MSP पे किसान का क्यों इतना जोर जबरदस्ती हो रहा है। सरकार का कहना है कि इस बिल के आने के बाद MSP रहेगा। अब ये MSP है क्या दोस्तों? जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या करेगा, तो कोई प्राइवेट कंपनी आकर के करार करता है किसान के साथ, जो मिनिमम जो प्राइस होता है, यानी चावल का प्राइस, मक्के का प्राइस, आलू का प्राइस अगर मार्केट में 25 रुपए दर से है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले क्या करेंगे, किसान से अगर वो प्रोडक्ट को लेंगे तो 30 रुपए दर से लेंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्राइवेट कॉर्पोरेट के साथ किसानों का जो करार हो जाता है वो एक माइलस्टोन साबित हो जाता है। उससे ना तो किसान मुकर सकते हैं और कंपनी मुकरे तो मुकरे। लेकिन MSP में इसी चीज को सरकारीकरण किया जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सरकारीकरण ही MSP होता है। यानी जो काम प्राइवेट कॉर्पोरेट्स करेगी वो काम अगर सरकार करती है तो MSP में किसानों के लिए इसीलिए फायदा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर सरकार के द्वारा किया जाता है तो अगर बाजार में अगर कोई भी फसल का मूल्य अगर ज्यादा है और MSP में उस फसल का मूल्य अगर कम है तो उस फसल को किसान बाजार में भी बेच सकते हैं। तो यहीं पे माजरा फंसता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान एक बॉन्डिंग में बंध जाएगा, लेकिन MSP में किसान बॉन्डिंग में नहीं बंधेगा। वो MSP में अगर किसान को 30 रुपए दर से चावल लिया जाता है, अगर मार्केट में 40 रुपए दर से, 50 रुपए दर से, 60 रुपए दर से अगर चावल बिकती है तो किसान अपने चावल को MSP यानी सरकारी संगठन में FCI गोदाम में जाकर के ना बेचेंगे, बल्कि वो किस में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे और मार्केट में बिचौलियों के साथ संपर्क करके वो क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो किसान का यही कहना है कि इस कानून के आने के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रहती है तो उससे किसानों का कोई लेना देना नहीं है। ये जो सरकारीकरण MSP का हो जाना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि MSP है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, जो मोदी जी का कहना था इसी भाषण में, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको नहीं बेचने का मन है तो आप बाहर भी जाकर के बेच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है तो सरकार इस चीज को किसानों को समझाने में या तो सक्षम नहीं हो रही है या फिर किसान नहीं समझ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि खालिस्तानी प्रोटेस्ट है। इस तरह से शाहीन बाग के आंदोलन को भी
हाथ पर रखा गया था। और दिल्ली एमएसपी किस तरह से है, आप थोड़ा सा इस चीज को समझिए। एमएसपी जो है, मक्का का जो एमएसपी दर है वो 18 रुपए था आज से 2 या 3 महीना पहले, और यही से सिलसिला चलता है कृषि कानून को लेकर के। यानी एमएसपी 18 रुपए था मक्का का, लेकिन वो मक्का बिका कितना में, 6 रुपए दर से मक्का बिके। और उसी मक्के को अगर पॉपकॉर्न हम अपने किसी के साथ, सगे संबंधी के साथ अगर हम सिनेमा घर में जाते हैं, इतना बड़ा पॉपकॉर्न का डब्बा होता है, हम अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ जाते हैं और जाने के बाद हम बड़े चाव से 250 रुपए खरीद करके हम उस पॉपकॉर्न को खाते हैं, तो उस समय में एमएसपी कहाँ गया था। अब गवर्नमेंट का क्या कहना है कि हम किसान से 25 रुपए दर से चावल और गेहूं को खरीदते हैं, लेकिन अंत्योदय योजना के तहत अगर आप कोटा जाते हैं तो उससे बैग पे भी लिखा रहता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लेकिन अधिकांश बैग जो बोरा आप देखेंगे उस पे क्या लिखा रहता है, उस पे पंजाब और हरियाणा लिखा रहता है। लेकिन तस्वीर में आप देखेंगे कि अभी जो किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अंबानी और अडानी की तरफ, यहाँ पे आप तस्वीर में देखेंगे कि जियो का बैग बन रहा है, और उस जियो के बैग में क्या करता है, तो चावल, जो भी खाद्य पदार्थ हैं, चावल, गेहूं, मटर, उस बैग में सील किया जाता है, और उस बैग में सील करने के बाद अब प्रोड्यूस किया जाएगा। जो किसान का कहना है कि अब अंबानी और अडानी के प्रोडक्ट को हमें बहिष्कार करना चाहिए, जो किसानों का ये मुद्दा है। अब गवर्नमेंट का कहना है कि 25 रुपए दर से अगर हम किसानों से प्रोडक्ट को लेते हैं, लेकिन अंत्योदय योजना में हम 2 रुपए दर से और 3 रुपए दर से चावल और गेहूं लोगों को देते हैं, ये जाहिर सी बात है जो सरकार को घाटा महसूस हो रहा है। और अभी जो बीजेपी के जो अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, इससे पहले अमित शाह थे, और इससे पहले अगर आप देखें तो नितिन गडकरी जी थे, जब उन्होंने उस समय में कहा था कि एमएसपी इज एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ आवर इकोनॉमी, तो कहीं ना कहीं किसानों के दिमाग में ये भी है कि ये सरकार हमें बरगलाने का कोशिश कर रही है। और इसी सरकार का एक और समिति है, जिस समिति का नाम संता कमेटी है। इस संता समिति का मतलब, कहने का मतलब यही है कि एमएसपी को हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे इकोनॉमी पे बर्डन करता है। अब एफसीआई बाजार में, एफसीआई में जो है, एफसीआई के जो लोग होते हैं वो एफसीआई में भी काला बाजारी होने लगता है। किसान अगर एफसीआई गोदाम में जाकर के अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं तो किसानों को कहा जाता है कि मूल्य कम है, और वो किसान मूल्य कम होने के बाद वो बिचौलिए के साथ संपर्क करते हैं। बिचौलियों का क्या काम होता है कि प्रोडक्ट और सेलर और गेनर के बीच में वो एक कम्युनिकेशन का माध्यम होता है। अगर कोई किसान खेत में कोई प्रोडक्ट को बोता है तो हम अपने घर के आगे तो उस किसान को बेचने नहीं देंगे किसी फसल को, जाहिर सी बात है। हम और आप किसी भी तरह का फसल अपने घर के सामने में उसे बेचने नहीं देंगे। तो किसान का क्या होता है कि जल्दी से हम अपने प्रोडक्ट को बाय करें और तुरंत हम अपने काम में फिर से लग जाएं, क्योंकि जो मौसम होता है वो किसानों के लिए ही होता है। हालांकि मौसम का दगाबाजी होना किसानों का तो जुआ है ही, कि किसान फसल को बोते हैं और मौसम के कारण किसान अपने फसल से हाथ भी धो लेते हैं। तो मेन जो कारण है वो एफसीआई गोदाम में अगर किसान अपने फसल को देने के लिए चाहता है तो एफसीआई वाले कहते हैं कि इस प्रोडक्ट का दाम अभी कम है। तो किसान को दिमाग में चलता है कि बिचौलियों से कांटेक्ट करते हैं, तो बिचौलिए क्या करता है, एफसीआई वाले से कांटेक्ट रखा रहता है कि ये किसान आ रहे हैं हमारे पास और ये प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं। तभी क्या करेगा, एफसीआई वाले जो लोग होते हैं वो बिचौलिए से कांटेक्ट होते हैं। 12 रुपए दर से अगर किसान बिचौलियों को चावल देता है तो एफसीआई वाले उस बिचौलियों से कांटेक्ट करके रखे रहते हैं। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर 25 रुपए दर अगर चावल का है और किसान अगर एफसीआई में जाता है तो उसे बताया जाता है कि 12 रुपए है। बिचौलियों से किसान पूछता है तो कहता है 13 रुपए है। तो किसान को 1 रुपए फायदा होता है, तो बिचौलियों को वो किसान क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को दे देता है। अब थोड़ा सा इस चीज को, समीकरण को समझिए कि किसान को क्या करता है, बिचौलियों कॉल करेगा किसको, एफसीआई वालों को, और एफसीआई वाले क्या करेंगे, रजिस्टर मेंटेन कर देंगे कि हमने किसान से 25 रुपए दर से अनाज को ले लिया है। तो ये सारी कमियां इस कानून में हैं, और इसके बाद कानून के पड़े बिचौलिए एफसीआई गोदाम में जो जिस तरह से काला बाजारी होती है, इसे हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। और मौजूदा जो सरकार है उसे किसान को आप बदनाम करने में लगे हुए हैं और कहते हैं कि किसान जो है वो खालिस्तानी का सपोर्टर करता है।
जो लोग खालिस्तानी कहते हैं उनसे जरा जाकर के पूछिएगा कि खालिस्तानी का मतलब क्या होता है। वो खालिस्तानी आंदोलन आपको पता नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि किसान जो है वो बर्गर खाता है, वो जींस पहनता है, वो लंगर में खाना खाता है। उन्हें पता नहीं होता है कि लंगर में खाना आज से नहीं 500 साल पहले से चलता है। 20 रुपए दर से उस लंगर की शुरुआत हुई थी। तो थोड़ा सा इस चीज को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि किसान गलत नहीं है। अगर वो अनाज उपजाना छोड़ दे तो देश की अर्थव्यवस्था का जो नींव है ना, जो इस तरह से अभी हिला है, -23 पॉइंट कुछ में गया है अर्थव्यवस्था, वो अर्थव्यवस्था और भी नीचे चले जाएगी। एमएसपी दर कुछ होता है और किसान के प्रोडक्ट को किसी भाव में लिया जाता है। जरा इस बात को समझिएगा। और जो लोग उसे खालिस्तानी से इंट्रोड्यूस करते हैं ना, किसान का आंदोलन पवित्र आंदोलन है और इस आंदोलन में हमें और आपको सभी को सपोर्ट करना चाहिए। मैंने देखा था कि यहाँ मधुबनी के एक शख्स गए थे, वहां पे बूढ़े थे और वो बड़ी ही दमखम से उस आंदोलन में भाग लिया था। और किसान का जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन को भी गंदा करने के लिए आईटी सेल जो 2 रुपए प्रति ट्वीट पे बिकने वाले लोग हैं, वो लोग इस आंदोलन को गंदा करने के लिए लग गए हैं। जिस तरह से शाहीन बाग की औरतों को कहा गया था कि ये बिकने वाली औरत है, कि बटन बाबरपुर में दबा और करंट शाहीन बाग को लगेगा। इन सारे मुद्दों पे हम बड़ी ही विस्तार से बातचीत करेंगे इस वीडियो के बाद और आपको सिलसिलेवार तरीके से हर एक उन वीडियोस को भी सामने में लाएंगे और पूरे जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, एक एक के पहलुओं पे मेरा नजर है। और अब से किसान आंदोलन पे मैं ये जिस तरह से मैंने तीनों बिल को समझाने का प्रयास किया, आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो इस वीडियो को अधिकांश लोगों के पास फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, दीजिए इजाजत।